नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पर्धा द एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भाग में हमने कंपनी के शासन के अंतर्गत लाए गए विभिन्न प्रकार के अधिनियमों और कानूनों को समझा था और इस भाग में हम ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में लाए गए विभिन्न प्रकार के अधिनियमों और कानूनों को समझेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इन अधिनियमों और कानूनों को समझें, उससे पहले हमें यह समझना अति आवश्यक है कि आखिर कंपनी के हाथों से शासन ब्रिटिश क्राउन ने क्यों ले लिया। दोस्तों, 1857 तक आते आते यह रोष और विद्वेष की भावना चरम पर थी, अर्थात भारतीय जनता और देशी रियासतें अब अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ बड़ा करना चाहती थीं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई दमनपूर्ण नीति के कारण उनके भीतर वह उत्साह और जोश उत्पन्न नहीं हो पाया था। लेकिन अंदर ही अंदर, यानी छुपते छुपाते, वे योजना के माध्यम से इसको क्रियान्वित करना चाहते थे। अब इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत थी, जो अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हो सका था। 1857 में जहां एक तरफ भारतीय जनता और देशी रियासतें अंग्रेजों से रुष्ट थी, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों द्वारा सैनिकों के लिए दिए गए उनके यह आदेश कि भारतीय सैनिकों को समुद्र के माध्यम से विदेशों में भी युद्ध लड़ने के लिए ले जाया जा सकता है और उन्हें नए हथियारों के माध्यम से इनफील्ड नामक एक ऐसी राइफल मुहैया करवाई गई जिसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी, अर्थात उसे चलाने से पहले उसके अंदर मुंह से, जो हिंदुओं और मुसलमानों की दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, जिससे असंतुष्ट होकर मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह की आग समूचे भारत में फैल गई। अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से इसका दमन किया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन फिर भी इस विद्रोह ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता में यह आत्मविश्वास पैदा कर दिया कि यदि भारतीय जनता एकजुट हो जाए तो अंग्रेजों को भी हरा सकती है, उनकी नाकों में भी दम कर सकती है। जब यह बात ब्रिटिश क्राउन को अर्थात ब्रिटिश संसद को पता चली तो उन्होंने कंपनी द्वारा शासन को स्थगित कर सीधे ब्रिटेन से शासन को मंजूरी दी। इस प्रकार देखें तो 1858 से 1947 तक का शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है। अब चलिए दोस्तों, इस शासन के अंतर्गत जो भी अधिनियम और कानून पारित किए गए थे उन्हें समझते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला जो अधिनियम लाया गया वह 1858 का भारत शासन अधिनियम था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, अर्थात भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और यह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इस प्रकार देखें तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इस अधिनियम के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया गया और भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह परिषद एक निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था यदि किसी को इस पर शंका हो। दोस्तों, उसके बाद जो है 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम पारित किए गए, जिसके अंतर्गत देखें तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा
पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1892 के अधिनियम को देखें तो इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। अब दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था वह 1909 का अधिनियम था, जिसे मार्लो मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इसके विषय में विस्तृत रूप से जानते हैं। दोस्तों, 1909 का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मार्ले उस समय के तत्कालीन भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, अर्थात सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार यदि देखें तो इस अधिनियम ने कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की थी। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। दोस्तों, अब भारत शासन अधिनियम 1919। इस शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसकी विशेषताओं को यदि देखें तो पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। भारत सचिव का खर्च को ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। और इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने महिलाओं को पहली बार मताधिकार का अधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना फिर से की और इसी के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के यह बताना था कि इन दौरान कंपनी का शासन कितना सही रूप से या सुचारू रूप से चला और प्रत्येक 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करना था। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1919 में हमने यह समझा कि इसके अंतर्गत एक ऐसे वैधानिक आयोग का गठन किया गया था जो यह देखेगा कि भारत में शासन के अंतर्गत किए गए सुधारों का भारतीयों पर कैसा प्रभाव पड़ा है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 10 वर्ष के उपरांत ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करेगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। अगर इस आयोग की बात करें तो इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे, अर्थात इसमें किसी भारतीय को प्रवेश नहीं दिया गया था। यही कारण था कि सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 1930 में प्रस्तुत किया, जिसमें इसने द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें की। इसका काफी विरोध हुआ। भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर जो लोग विदेशों में रह रहे थे, अर्थात विदेशी भारतीय जो विदेशों में रहकर भारत की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद ने इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल करके 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया। चलिए दोस्तों, अब उसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, इन 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियनों
और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत ही व्यथित हुए। उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरोदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया और अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। दोस्तों, यदि देखें तो भारतीय संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित जिस अधिनियम से था वह था भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम की यदि बात करें तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। यदि इसकी विशेषताओं पर नजर डालें तो इस अधिनियम ने केंद्र और राज्य की इकाइयों के बीच 3 सूचियां अर्थात संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके इसे केंद्र के अंतर्गत किया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया तथा इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम में भेज दिया। इसने मताधिकारों का विस्तार किया तथा लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्रदान किया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई। इस अधिनियम के माध्यम से न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बल्कि प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल न्यायालय, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया, की भी स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। चलिए दोस्तों, उसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों ने अपने आंतरिक विद्वेष और निजी स्वार्थ के कारण इसका कहीं न कहीं विरोध किया। इसमें प्रमुख रूप से मुस्लिम लीग का स्थान प्रमुख है। मुस्लिम लीग ने एक आंदोलन के माध्यम से भारत के विभाजन की बात कही, जिसे भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकार कर 3 जून 1947 को विभाजन की योजना को प्रस्तुत किया, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, जिसे भारत के 2 प्रमुख दलों जिनमें से एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। अब दोस्तों, इस अधिनियम की विशेषताओं को देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियनों अर्थात 2 संप्रभु राष्ट्रों का निर्माण किया, जिसे भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान यानी दोनों राज्यों को संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की गई और उन्हें यह अधिकार भी दे दिया गया कि वह चाहे तो भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में। इस प्रकार देखें तो 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियों को 2 नए राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई और लॉर्ड माउंटबेटन को इन 2 नए डोमिनियनों अर्थात भारत और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें दोनों ही राष्ट्रों के संविधान निर्माण और
शासन में सहयोग करना था।